तो आज हम समझ लेते हैं 2.4। अब क्वेश्चन अच्छे से समझना। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 0.25 मोलल, क्या दे रखा है, मोलल यूरिया है। यूरिया आपका है NH2CO NH2, ठीक है। ये कंसंट्रेशन है एक सॉल्यूशन की, सांद्रता है। हमसे कह रहा है एक नया सॉल्यूशन बनाना है और जिसका द्रव्यमान कितना है 2.5 kg, और ये किसका है, जलीय विलयन का द्रव्यमान है, यानी जल का द्रव्यमान है। अब ध्यान से समझना, 0.25 मोलल, मोलल का मतलब ना मोललता से है। मोललता आप लोग जानते हो क्या होता है, पहले टर्म अच्छे से समझा करो फिर सब कुछ समझ आ जाएगा। मोललता होता है आपका विलेय के मोलों की संख्या। क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और बटे में होता है क्या, विलायक का द्रव्यमान। क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें, केजी में। अच्छा अगर ऐसा होता है तो अब आप मुझे ये बताओ, यहां पे लिखा हुआ है 0.25 मोल, है ना, मोलल। मोलल का मतलब हो गया नीचे 1, ये हो गई आपकी मोललता। इसका मतलब इतना मोल प्रेजेंट है कितने में, 1 kg विलायक में। और विलायक क्या है आपका, जल है। विलायक क्या है, जल है, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया, इससे बहुत सीधा सीधा मतलब क्या निकाला आपने कि 1 किलो जल में 0.25 मोल क्या है आपका, यूरिया प्रेजेंट है। अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर 1 kg जल में इतना मोल यूरिया प्रेजेंट है तो ये बताओ मुझे 2.5 kg जल के लिए कितना चाहिए। एक का पता होता है तो 2.5 का निकाल लोगे, तो 2.5 kg जल में कितना यूरिया होगा। देखो 2.5 kg जल में कितना यूरिया होगा, कितना होगा बच्चों। तो आप कहोगे 1 kg में 0.25 है तो 2.5 kg में मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना हो जाएगा 0.25, कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 625, गुणा कर देना तो यहाँ आ जाएगा 0.625 मोल, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा अब ध्यान से समझो, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या, इसने हमसे पूछा कि यूरिया के इतना मोलल 2.5 kg जलीय विलयन बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना करना है। अब द्रव्यमान की गणना करना है तो हमने क्या निकाल लिया, मोल निकाल लिया। मोल निकाल लिया तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। कैसे, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है द्रव्यमान, और बटे में क्या होता है आपका, यहाँ पे होता है मोलर द्रव्यमान। जानते हो ना क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। तो क्या करोगे, द्रव्यमान आपका तो नहीं पता लेकिन मोल पता है, कितना है 625 है, और यहां द्रव्यमान को x ले लो। मोलर द्रव्यमान यूरिया का कितना निकलेगा, निकाल के बताओ बच्चों। नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन फिर आ गया फिर से 14, फिर हाइड्रोजन आ गया 2, जोड़ दो पूरा, कितना हो जाएगा 14 2 16, 16 12 28, 28 और 16 44, 44 और 14 58, 58 और 2 60, यहाँ क्या हो जाएगा 60। अब इस 60 को यहाँ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 60 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 60 से, कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 पच्चे 30, 6 दूना 12, 3 15 और 6 छवा के 36, 36 36 एक 37, ठीक है। 3 अंक पे दशमलव लगा देना तो आ जाएगा 37.5, क्या लगाओगे 37.5 ग्राम आएगा, कितना आएगा 37.5 ग्राम। अब ये बताओ मुझे समझ आ गया या फिर से मैं चीजें समझाऊं आपको। विशाल मैंने समझाने के लिए आपको इतना बड़ा किया है, नहीं तो ये चीज आप पता है डायरेक्ट लगा सकते थे। यहां से आपको क्या है, 1 kg में 0.25 मोल प्रेजेंट है, 2.5 kg में कितना हो गया 0.62 मोल हो गया,
और जब मोल हो गया तो उसके बस क्या कर दो, मोलर द्रव्यमान से गुणा कर दो, आपको तुरंत विलेय के द्रव्यमान का क्या होगा, पता लग जाएगा। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों? चलो ये आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी ठीक लगे। एक बार और चलो, पहले आप यहां से समझ लो, ध्यान देना। विशाल कह रहा है यूरिया के 0.2 मोलल, मोलल का मतलब मोललता दिया है, सांद्रता दिया है। इससे ये आइडिया लगता है, देखो मोललता का फॉर्मूला अभी लिखा मैंने, क्या लिखा कि विलेय के मोलों की संख्या विलायक का द्रव्यमान। जब कभी मोललता दिया होता है ना, तो मोललता का यहां से मतलब निकालते हैं, क्या निकालते हैं मोललता का मतलब, कि 1 किलो विलायक में कितना मोल क्या है, विलेय के प्रेजेंट है। ये बात हम यहां से निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक का पता लग गया। अब सॉल्यूशन में पता है क्या पूछ रहा है, कि 2.5 किलो अगर जलीय विलयन बनाना पड़ा हमें, तो यूरिया कितना लगेगा। तो आप ये बताओ मुझे, अगर मोल पता है तो हम मोल ही निकाल लेते हैं। कह रहा है 1 किलो बनाने के लिए 0.25 मोल लगेगा, तो 2.5 किलो बनाने के लिए कितना लगेगा, तो आपने 1 के लिए इतना लगेगा, तो 2.5 के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लो। एक से ज्यादा चाहिए ना, जैसे कह दे आपसे कि भाई अगर एक चॉकलेट 5 रुपए की मिलती है तो 4 कितने की मिलेगी, तो आप कहोगे 20 रुपए की। क्या किया आपने, गुणा कर दिया। सेम तरीके से यहाँ पे है कि 1 किलो जल में 0.25 यूरिया लग रहा है, तो 2.5 किलो जल में कितना यूरिया लगेगा, तो आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से मिला क्या आपको, मोल मिला। लेकिन आपको मोल में चीजें नहीं चाहिए ना, आपको क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए विलेय का। तो आपको पता है ना कि अगर द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करोगे, देखो द्रव्यमान दिया रहता है तो आप क्या करते हो, मोलर द्रव्यमान से डिवाइड कर देते हो, भाग दे देते हो, तो आपको क्या पता चल जाता है, मोल पता चल जाता है। तो जब आपको अब की बार मोल पता है, आपको द्रव्यमान चाहिए, तो आप क्या करोगे, मोलर द्रव्यमान से गुणा कर दो, आपको द्रव्यमान मिल जाएगा। और वही बात मैंने यहां पे की है आपकी। क्लियर है सबको, समझ आई बात? जल्दी हाँ ना लिख दिया करो नालायकों। चले अगले क्वेश्चन पे ध्यान देना आप, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, 20% जलीय के आई का घनत्व दे रखा है। अब कह रहा है मोलरता बताओ और मोल अंश की गणना बताओ। ठीक है भाई, ये भी चेक कर लेते हैं। क्या क्या दे रखा है, 20% क्या दे रखा है, के आई सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है, यानी के आई विलयन दे रखा है। और घनत्व कितना दे रखा है बच्चों, घनत्व दे रखा है आपको यहां पे 1.202, 1.202 क्या है, ग्राम पर ml है। हाँ, ग्राम पर ml है। चलो, आप लोगों को क्या समझाया है मैंने, मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी आपको परसेंटेज वाला क्वेश्चन आता है ना, तुरंत सॉल्यूशन को कितना समझ लो, 100 ग्राम ले लो। 100 ग्राम क्या ले लो, बिलियन ले लो। 100 ग्राम बिलियन ले लोगे बच्चों, तो आप मुझे ये बताओ, इसमें क्या करोगे, इसमें कहोगे 20% है ना, तो 20 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, 20 ग्राम आपका विलेय, विलेय क्या है आपका, के आई। और 80 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, 80 ग्राम आपका जल हो जाएगा। इतनी बात तो सबसे पहले दिमाग में लाया करो, ठीक है। अब ये दो चीजें जब आपको पता लग गई, आपको और क्या पता है, घनत्व पता है, ठीक है। अब पहले देखते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है। तो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भाई मोलरता बताओ। क्या बताओ, मोलरता बताओ। अब जब मोलरता बताना है तो आपको पता है ना, मोलरता क्या होती है, मोलरता होती है विलेय के मोलों की संख्या। क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। और नीचे क्या होता है, आयतन होता है। आयतन किसका, बिलियन का। आयतन किसका, बिलियन का। वो भी किस में रखोगे बच्चों, लीटर में, ठीक है। तो फिर बात कर लेते हैं। अब देखो भाई, आप ये बताओ मुझे, पहले विलेय के मोलों की संख्या चाहिए,
अच्छा, विलेय के मोलों की संख्या के लिए हम क्या कर सकते हैं, और भी इसका फॉर्मूला बताया था क्या, कि भाई मोल होता है द्रव्यमान अपान में मोलर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान W ले लेते हैं, अपान में क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, यानी WB अपान में MB गुणे V, और यहां पे क्या कर देना, 1000 कर देना। इतनी बात समझ आई, तो यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अब भाई यहां से आपने निकाला विलेय कितना है, 20 ग्राम है, अब 20 ग्राम रख दो बच्चों। अच्छा, मोलर द्रव्यमान के आई का निकालना पड़ेगा बच्चों, आप जल्दी से बताओ मोलर द्रव्यमान के आई का कितना होगा, कैसे निकालोगे, कैलकुलेट करना आता है ना। मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना होता है, चलो के आई का बता दो। के आई पोटेशियम होता है कितना, 39, और आयोडीन होता है कितना, 127, लिख लेना कहीं बच्चों। पोटेशियम का कितना होता है, 39 यानी 39, और आई का 127, जोड़ दो कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, 3 और 2 5 1 6 हो जाएगा, और ये एक कितना हो जाएगा, 166, 166 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया मोल की जगह। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम रखना है बच्चों। क्या वॉल्यूम हमें पता है, और यहां रखना है 1000। अब देखो, क्या हमें वॉल्यूम पता है, आयतन पता है, नहीं पता है। अब आयतन नहीं पता है तो आप कहोगे आयतन कैसे निकालें, तो यहां से निकालेंगे। क्या दिया है बच्चों, घनत्व दिया है। देखो घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है आपका द्रव्यमान, लेकिन ये द्रव्यमान होता है बिलियन का, ध्यान रहे, द्रव्यमान, और बटा में क्या होता है आपका, आयतन। द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन। आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। आयतन निकालना है तो अब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, घनत्व हो जाएगा। अब बच्चों द्रव्यमान आपका कितना लिया है आपने, कितना लिया है द्रव्यमान, 100 ग्राम लिया है, तो द्रव्यमान यहाँ कितना रखो, 100 ग्राम रखो, और घनत्व आपका दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.202। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका आयतन। अच्छा, ये आयतन हो गया ना, ठीक है, अब सब कुछ हो गया। अब चलो वही आयतन यहां उठा के रख देते हैं। तो आयतन कितना आया बच्चों, 100, और बटे में कितना रखोगे, 1.02, 1.202 रखोगे। अब बेटा यहाँ नीचे रखने के बजाय ना ये कहाँ होता है, ऊपर चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो बस इसकी हम क्या करते हैं, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखो, ये 3 जीरो से ना ये दशमलव खत्म कर देना, और 1 जीरो से ना ये खत्म कर देना, तो ये हो जाएगा 2 × 12 02, और नीचे हो जाएगा 166 है ना, इसमें 1 जीरो और आ जाएगा। अब बच्चों फटाफट इसकी कैलकुलेशन करके बता दो कितना आ जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, या 2 से कट ही कर दो इसको, चलो कर दो, 2 से इसे कट कर दो, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, ठीक है, 830, 830 से भाग दे दो, 830 से भाग दे दो किसको, 1202 को। भाग दोगे बच्चों कितना आएगा, एक बार ही ले जाना, 830, 2 और 10 में से 3 7 हो जाएगा, 11 में से 8 3 हो जाएगा, ठीक है, दशमलव लगा देना बच्चों, और यहाँ जीरो आ जाएगा, और 8 चौके 32, 4 बार ले जाना, तो 8 चौके 32 ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 बटे 32 से 33 हो जाएगा, ये जीरो 7 में से 3 4 हो जाएगा, 400 हो गया, 4000 हो जाएगा, 8 चौके 32, और 8 बचे 40, तो 1.4 कितना आएगा बच्चों, 1.45 आएगा क्या, मोल पर लीटर। क्या आएगा, मोल पर लीटर। इतनी बात समझ आई, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन। अंशु विशाल अर्चना क्लियर है बेटा, ये आराम आराम से समझते चलना, बहुत मुश्किल काम नहीं है ये, ठीक है, समझ आया।
अंशु क्लियर है बेटा, जल्दी बोलो। ठीक है, गुड, बहुत अच्छी बात है। अब हमें बच्चों एक पार्ट तो इसका हमने कर लिया, क्या निकाल लिया आपने, मोलरता निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, मोल अंश की गणना करना है। अच्छा अब जल्दी जल्दी आ जाओ वापस। मोल अंश जानते हो ना क्या होता है, देखो मोल अंश क्या होता है, पहले तो मोल अंश समझो। मोल अंश क्या होता है भाई, मोल अंश किसी बिलियन का होता है। बिलियन के दो पार्ट होते हैं, पता है ना आप लोगों को, सब याद करना। बिलियन, बिलियन के दो अवयव होते हैं, क्या क्या, विलायक और विलेय, विलायक और विलेय। अच्छा, अगर विलायक के मोलों की संख्या, अगर विलायक के मोलों की संख्या क्या ले लूं, Na ले लूं। Na क्या है, मोल है, ठीक है, किसके, विलायक के। और Nb क्या ले लूं, विलेय के मोलों की संख्या। तो ध्यान रखना यहाँ पे मोल अंश होता क्या है, मोल अंश होता क्या है, मोल अंश अगर मैं XA का निकालूं तो ये होता है Na, और भागे क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb हो जाएगा। और यहाँ XB हो जाएगा आपका Nb अपान में Na प्लस Nb। ये तो क्या होता है बच्चों, मोल अंश होता है, ठीक है। और एक बात यहां और याद रखना कि XA प्लस XB बराबर क्या होता है, एक होता है। मोलों की संख्या का सम 1 होता है हमेशा, ठीक है। ये दो बातें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमने बच्चों क्या लिया है, हमने लिया है 20% सॉल्यूशन किसका, KI का, जिसमें हमने लिया 20 ग्राम KI है और 80 ग्राम हमारा क्या है, जल, ठीक है। अब हमें मोल अंश निकालना है। मोल अंश निकालने के लिए पहले मोल तो पता होना चाहिए ना बच्चों, मोल निकालना जानते हो ना, द्रव्यमान और भाग देंगे किससे, मोलर द्रव्यमान से। तो पहले KI के मोल निकालते हैं। ये हो जाएगा, सपोज करो KI का मोल, ये क्या होगा, विलेय होगा ना, तो इसे B ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां से NB निकालते हैं और यहां से क्या निकालेंगे, Na निकालेंगे। चलो बच्चों बता दो, 80 ग्राम और जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, जल का मोलर द्रव्यमान तो निकाल लोगे ना, 2 हाइड्रोजन 16, ये 18 है, ठीक है। ये आप कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 40/9, ठीक है। चलो यहाँ Nb क्या आ जाएगा, ये 20 है और ये कितना था बच्चों, 166, कर दोगे तो ये हो जाएगा 10/2 और, ठीक है, 10/83, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, मोल अंश आ गया, समझ रही बात, ठीक है। अब मोल, मोल अंश कह रहा हूं, मोल आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अगर निकालना है आपको, सपोज करो यहाँ पे XB, क्या निकालना है, XB या XA। अगर सपोज करो XB निकालते हो तो XB निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोल किसके रखने पड़ेंगे, XB के, ठीक है, यानी NB रखोगे, यही ना, देखो NB रखोगे और अपान में क्या रखोगे, यहां रखोगे 40/9 और प्लस 10/83, ठीक है, ये रखोगे। अब भाई इसे हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा फ्रैक्शन को। तो कैसे करेंगे भाई, चलो सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा आसान रहता हमारा क्या, इन सबको इंडिविजुअली हम क्या कर लें, डिवाइड कर लें। तो चलो एक एक दशमलव तक कर लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करना आप लोग। 83 से डिवाइड करना है किसको, 10 को, ठीक है। तो भाई यहाँ लगा लो पहले ही दशमलव, ताकि यहाँ पे एक जीरो मिल जाए। अब एक बार ले जाओ, ये हो जाएगा 83, ये हो जाएगा घट के 70, 70 आ जाएगा बच्चों, और एक दशमलव अपने आप आ जाएगा, एक जीरो। तो 83 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 2 बार ले जाओ, तो 2 बार ले जाओगे तो ये 2 3 6 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चों 0.12 आया, ये कितना आया, 0.12, ठीक है। अब भाई 40/9 है, 40/9 की कैलकुलेशन करो, ठीक है। 9 से क्या कर दो, 9 से डिवाइड कर दो, 9 चौके 36 हो जाएगा, यहाँ फिर से 4 आ जाएगा, फिर 9 चौके 36 हो जाएगा,
ठीक है, मतलब कितना आया 4.4, ये चलता ही रहेगा। तो आप यहाँ कर देना कितना, यहाँ कर देना 4.4, यहाँ कर देना कितना 4.4, और यहाँ कर देना 0.12। ठीक है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.12, और ये हो जाएगा, जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4 1 5, जो 4.52 आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर से सॉल्व करते हैं, दोनों डेसिमल खत्म कर दो बच्चों, दोनों डेसिमल खत्म कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना, दोनों डेसिमल खत्म करते ही यहाँ पे कैलकुलेशन कर दो, कितना हो जाएगा 452 से हमें क्या करना है, 12 को डिवाइड करना है। अच्छा अब देखो ध्यान से, 452 है भाई, पहले आप लगाओगे दशमलव, दशमलव लगाते ही एक जीरो आएगा। ठीक है, ये तो हो गया 120, अभी भी भाग नहीं जाएगी तो हम बढ़ाएंगे जीरो, अब ये हो जाएगा हमारा कितना 1200। तो 4 3 12 होता है ना बच्चों, बस 3 बार जाएगा, तो ये 3 बार जाएगा, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, और 3 चौके 12 1 13 हो जाएगा। 3 बार तो नहीं ले जा सकते, ठीक है, तो फिर हमें इसे क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें इसे 2 बार ले जाना पड़ेगा। 2 बार ले जाएंगे तो चलो 2 बार ले जाओ, 2 बार ले जाओगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, और 2 चौके 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 10 में से 4 6 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 11 में से 9 2 हो जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। अब 4 बटे क्या होता है 32 होता है, और 4 पचे 20, 4 पचे 20, 4 छक 24, तो 6 बार चला जाएगा। तो यानी यहाँ आपका आंसर आ गया 0.026, कितना आ गया 0.026। ये किसका मोल अंश है बेटा, ये मोल अंश है आपका पोटेशियम आयोडाइड KI का। अब अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि सर XA निकाल दो, यानी मोल अंश जल का, तो तुरंत क्या कर देना 1 माइनस 0.026 कर देना। ठीक है, घटा देना एक में से, एक में से घटा दोगे तो ये कितना आएगा 4 आएगा, 10 में से 6 4, और 9 में से 2 7 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और दशमलव, तो 0.974 हो जाएगा आपका किसका मोल अंश, जल का। ठीक है, क्लियर है ना सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, और कोई सा क्वेश्चन है बच्चों। समझ आ गया, और कोई सा क्वेश्चन है आप लोगों का पेंडिंग, जल्दी बता दो, या चले आगे। अर्चना, अंशु, विशाल, जल्दी बताओ बच्चों। हो गया, ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया आप लोगों के डाउट सारे। अब डाउट्स हो गए तो हम थोड़ा आगे चल लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बिलियनता यानी कहां तक बताया था, इसके भी कुछ न्यूमेरिकल आज करेंगे बच्चों। हेनरी लॉ समझाया था, ठीक है, हेनरी लॉ समझाया था, उसका पहला एग्जाम्पल भी करवा दिया था। ठीक है, फिर से आते हैं इनके क्वेश्चंस पे, इनके क्वेश्चंस पे आते हैं, आज थोड़ा न्यूमेरिकल ही करेंगे। आप लोगों को क्या समझाया है बच्चों हेनरी लॉ में, P इक्वल टू के एच एक्स। एक्स क्या है बच्चों, मोल अंश है, एक्स क्या है मोल अंश है। वैसे तो ध्यान रखना ये बिलियनता है, एक्स क्या है बिलियनता है, सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी द्रव्यमान में भी होती है, सॉल्युबिलिटी मोल अंश में भी होती है, सॉल्युबिलिटी मोलरता मोललता किसी भी टर्म में लिखी जा सकती है। ठीक है, तो आप यहां पे ध्यान देना क्या कह रहा है, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली एक विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। चलो ठीक है, ये तो बेसिक बात है। यदि H2S गैस की जल में, H2S गैस की जल में
एसटीपी पर विलेयता, विलेयता मतलब बच्चों सॉल्युबिलिटी, जो टर्म मैंने कहा ना वो ये है एक्स, विलेयता दे रखी है, तो ध्यान रहे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, विलेयता दिया है मतलब दे दिया है। अब यहाँ पे हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए, तो भाई दो बातें ध्यान देनी थी इसमें, एक तो विलेयता आपको मिल गई कितनी 0.195, और दूसरा आपको एसटीपी, एसटीपी का मतलब पता है, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो बच्चों यहां से प्रेशर मिल गया आपको कितना, एक बार, ठीक है समझ गए, तो प्रेशर आपको एक बार मिल गया और विलयनता मिल गई, हेनरी स्थिरांक की गणना करना है, आसान है ना, केवल क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ आता है बच्चों बस, और सब तो ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहां से हो जाएगा के एच निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका पी अपान में एक्स, और ये हो जाएगा आपका बच्चों कितना, एक हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 0.195। चलो अब मैं ये आप लोगों पे छोड़ना है, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, इतनी बात क्लियर है, ये क्वेश्चन ये हो गया। अब बच्चों यहां ध्यान देना, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान इतना है, हेनरी स्थिरांक मतलब बच्चों क्या दे रखा है, KH दे रखा है, ठीक है, कह रहा है 500 ml सोडा जल 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया, 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा की गणना कीजिए, CO2 की मात्रा की गणना करना है बच्चों, ठीक है। अब पहले तो आप मुझे ये बताओ, गणना करना है, मोल निकालना है या द्रव्यमान निकालना है, वही निकालोगे, जैसा आप लोगों ने एग्जाम्पल किया था ना, कुछ वैसा ही दिख रहा है ये बिल्कुल। तो बचाओ बच्चों, आपको क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, और क्या दे रखा है, हेनरी स्थिरांक, तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन तो निकाल सकते हैं, यानी मोल अंश निकाल लेंगे ना, मोल अंश कैसे निकालेंगे, P इक्वल टू क्या होता है, के एच एक्स, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, P अपान में के एच। अब भाई यहां से P आपको दे रखा है 2.5 ATM, के एच दे रखा है कितना बच्चों, 1.67 गुणे 10 की घात 8 पास्कल, यही ना, 10 की घात 8 क्या है, पास्कल है। अब बच्चों यहां से अगर आप प्रेशर की बात करोगे, पास्कल में दिया है बच्चों, तो पास्कल को या तो बार में बदलना पड़ेगा या तो एटीएम को उसमें बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो आप ये बदल लो कि एक एटीएम में कितना पास्कल होता है, ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना, आप कहीं लिख लेना, एक एटीएम बराबर होता है आपका 101, ठीक है, 325 पास्कल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हो 1.01325 गुणे 10 की घात 5 क्या, पास्कल, ठीक है। ये कितना होता है, एक एटीएम में, अब एक एटीएम में होता है तो आपको क्या करना है, ये चीज बदल देनी है, तो यहां पे कर देना मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 1.01325 और गुणे 10 की घात 5, ये हो गया आपका अब x की वैल्यू यहां से। अच्छा, x की वैल्यू अगर यहां से निकल जाएगी, तो अब मुझे ये बताओ आपको निकालना क्या है, CO2 की मात्रा की गणना करनी है बच्चों, x निकल गया ना, x क्या है, मूल अंश है CO2 का, x क्या है, मूल अंश है CO2 का, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे मूल अंश, तो मूल लिखोगे किसका, CO2 का, बटे में मूल लिखोगे किसका, CO2 का, और मोल लिखोगे किसका, जल का, मोल लिखोगे किसका, जल का। अब आप कहोगे सर मोल जल का कहां से ले आएंगे, तो यहां से ले आओगे, 500 ml दिया है ना बच्चों, 1 ml का द्रव्यमान होता है 1 ग्राम, तो 500 ml का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 500 ग्राम, तो NH2O निकालने के लिए, यानी मोल H2O का निकालने के लिए 500, और इसको भाग दे देना किससे, 18 से, ठीक है, 18 से भाग दे दोगे इसे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 18 दूना 36 हो जाएगा, और फिर यहां बचेगा कितना,
ये हो जाएगा 18 दूना 36, 14 बच जाएगा 140, और ये आता है आपका 55.55 डिवाइड होके आ जाएगा आपका 27 दशमलव, आपका आ जाएगा ये 18 सत्ते 126, फिर से 14 आ जाएगा, 18 सत्ते 126, 27.7 आ जाएगा। तो आप यहाँ क्या कर देना बच्चों, अब बहुत आसान सा काम हो गया। यहाँ से ये चीज जो कैलकुलेट करोगे यही यहाँ पे रख देना, और यहाँ पे आपको क्या करना है, डिले है ना, तो यही तो आपको निकालना है n, तो n को वेरिएबल रहने देना, और NH2O की जगह क्या रखोगे, 27.5। ठीक है, तो वैसे आप इसे चाहो तो हटा ही देना, ठीक है, और केवल के क्या लिख देना, यहाँ पे 27.7 लिख देना, और यहाँ पे जो x आएगा वो रख देना। ठीक है, अब बच्चों इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि जो x यहाँ से कैलकुलेट करोगे उसी में 27.7 से क्या कर देना, गुणा कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये आप एक काम करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आगे का आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन तो करनी है, मैं हिंट दे रहा हूं, और ये आपके बुक का क्वेश्चन है अंदर का। हो गया स्क्रीनशॉट बच्चों? चले आगे फिर। ठीक है, चलो ध्यान देना, आगे आते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ, पहले वाले स्क्रीन का क्वेश्चन शॉट नहीं लिया आपने, ठीक है, वैसे तो मैं वीडियो दे दूंगा, लेकिन फिर भी आप ले लो, पहले वाले का ले लो, कोई बात नहीं। ओके गुड। अब बच्चों हम लोगों को जानना है कुछ हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। अनुप्रयोग मतलब बच्चों यूज कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या चीजें इसकी वजह से होती हैं। ठीक है, तो समझते हैं, थोड़ा ढंग से समझना, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, और अगर कुछ कंफ्यूजन आई तो मुझे बताना। जैसे एक है स्क्यूबा डाइविंग। स्क्यूबा डाइविंग का मतलब गोताखोर जानते हो बच्चों, जो पानी के अंदर जाते हैं, मतलब कुछ रिसर्च करने, कुछ पता लगाने, पानी के अंदर जो लोग जाते हैं, जो गोताखोर जाते हैं, वो कैसे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझते हैं, होता क्या है बेसिकली, स्क्यूबा डाइविंग वाले करते क्या है और क्या परेशानी उनको झेलनी पड़ती है। ठीक है, तो ध्यान देना, कह रहा है पानी के अंदर बड़ा दबाव नाइट्रोजन को रक्त में अधिक घोलता है, तेजी से ऊपर आने पर बेंड्स हो सकती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, जब हम ना सपोज करो पानी के अंदर जाएंगे ना, बहुत नीचे जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना दबाव बढ़ता जाता है, प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। अब जब बच्चों प्रेशर बढ़ता है, तो आपने अभी पढ़ा हेनरी लॉ में कि प्रेशर बढ़ेगा तो विलयनता बढ़ेगी। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, विलयनता बढ़ेगी, यानी गैस आपके खून में ज्यादा डिजॉल्व होगी, आपके ब्लड में ज्यादा डिजॉल्व होगी, ज्यादा घुलेगी। अब बहुत ज्यादा घुलती जाएगी, घुलती जाएगी, इसका मतलब जितना नीचे जाओगे उतना ज्यादा घुलेगी। अब जब ज्यादा घुलती जाएगी, तो जैसे जैसे आप क्या करते हो, ऊपर आना शुरू करते हो, जाते टाइम तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब ऊपर आना शुरू करोगे ना आप, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर जो गैसें ज्यादा घुली हुई थी ना, ऊपर आते टाइम प्रेशर कम होने लगता है, प्रेशर कम होने लगता है तो गैसेज क्या होती हैं, निकलना शुरू हो जाती हैं आपके ब्लड से। और जब आपके ब्लड से सारी गैस निकलने लगेगी तेजी से, तो अब वो आपके जो क्या है, धमनियां हैं आपकी, जो ब्लड वेसल्स हैं आपकी, जो धमनियां हैं, उनसे अगर क्या होगा, हवा निकलना शुरू हो जाएगी या उसमें हवा भरना शुरू हो जाएगी, तो वो जगह जगह से ना फटने लगेगी, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। उसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं। ठीक है, उसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं। और ये चीज आती कैसे, अब आप कहोगे कि सर मतलब लाइक ब्लड वेसल से या धमनियों से खून निकले, वहां से हवा निकल नहीं सकती, निकल नहीं सकती, साइज इनके मॉलिक्यूल्स की, इनके कणों की साइज इतनी बड़ी होती है ना कि वो बाहर नहीं निकल सकती, केवल खून में डिजॉल्व होती जाएगी, डिजॉल्व होती जाएगी, और बाहर आते टाइम पूरा प्रेशर बढ़ जाएगा, और पता चले सारी नसें क्या हो, फट जाए।
तो इसी सिचुएशन, इसी परेशानी से हमें छुटकारा पाने के लिए हम एक काम करते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। छुटकारा पाने के लिए हम एक काम करते हैं, हमने आराम से देखा हेनरी ला को। हेनरी ला कहता है कि जिस गैस का आंशिक दाब ज्यादा होगा वही गैस ज्यादा घुलेगी। अब अगर हम एयर जो हम ब्रीद करते हैं, यानी अक्सर क्या कह सकते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेते टाइम उसमें हम क्या बोलते हैं, ध्यान देना, नाइट्रोजन होता है हमारा कितना, 78%, 78%। ऑक्सीजन हमारा होता है 21%। और इसमें हमारा क्या होता है, CO2 तो बहुत कम होती है, ये होती है 0.3%। ठीक है, ये होता है। अब आप बताओ, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा या जिसका आंशिक दाब ज्यादा होगा वही ज्यादा घुलेगी। सबसे ज्यादा आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन। इसका मतलब जब हम नीचे जाएंगे तो सबसे ज्यादा क्या घुलेगी, नाइट्रोजन घुलेगी, है ना। तो आंशिक दाब इसका कम करने के लिए हम क्या करते हैं, मिक्सचर लेते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, मिक्सचर ले लेते हैं, किसका, हीलियम का। अब हीलियम का सपोज करो हमने यहाँ पे 11 से 12% हमने क्या कर दिया, अगर हीलियम डाल दिया, तो जैसे ही बच्चों 11 से 12% हम हीलियम डालेंगे ना, वही 11-12% नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब वही 11-12% नाइट्रोजन का कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि जब आप नीचे जाओगे और प्रेशर बढ़ेगा, तो अब वहां पे नाइट्रोजन पहले 78% घुलती थी, अब वो सपोज करो 60% ही घुल रही है, उसकी जगह पे हीलियम घुल रहा है। तो फिर परेशानी आपकी थोड़ी क्या होगी, कम होगी। कैसे कम होगी, क्योंकि हीलियम के कण की साइज इतनी छोटी है ना, कि जब आप ऊपर आओगे और दबाव कम होगा तो वो आपके नसों से बाहर क्या होता है, निकलने लगता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे छेद तो होते ही हैं, उन्हीं छेद से होके क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो परेशानी कम हो जाती है। तो ध्यान रहे, यानी हेनरी ला का ये एक यूज ये है कि जितने भी गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं, ठीक है, वो क्या ले जाते हैं, हीलियम ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर ले जाते हैं, मिश्रण ले जाते हैं। और वो ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि जिसका आंशिक दाब ज्यादा होता है वो चीज ज्यादा घुलती है, और इसकी वजह से क्या होता है, बेंड्स होता है। ठीक है, चलो एक बात तो ये हो गई। दूसरा है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्या होता है बच्चों, वही जो आप लोग पीते हो, पेप्सी हो गया, ड्यू हो गया, है ना, कोक हो गया, या फिर थम्स अप हो गया, कुछ भी, जितनी भी आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो बच्चों, इन सब में आप कभी भी जब देखा करो, जब बहुत ठंडी होती है और ऊपर से आप ढक्कन जैसे ही खोलते हो, तेजी से ढेर सारी हवा निकलती है, या कभी आराम से हिला दो ना गलती से, तो निकालते टाइम तो मुंह पे आके गिरती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये क्या होती है बच्चों ना, कि जब कंपनी में बनती है तो वहां पे बहुत हाई प्रेशर पे इसे क्या किया जाता है, सील किया जाता है, बंद किया जाता है, इसका ढक्कन सपोज कर लो, तो बंद किया जाता है। अब हाई प्रेशर से इसका क्या मतलब है, तो बच्चों आपको पता है यहाँ पे कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस उतनी ज्यादा घुलेगी, जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस उतनी ज्यादा घुलेगी। अगर सपोज करो आपका ऐसे नॉर्मल प्रेशर में, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, तो 1 बार प्रेशर है बस, इस बार प्रेशर पे कुछ CO2 क्या होगी, आपकी कोल्ड ड्रिंक में घुली हुई होगी। लेकिन अगर यही मैं कोल्ड ड्रिंक 10 बार प्रेशर पे बंद करूं, तो 10 बार प्रेशर पे जितनी CO2 अभी घुली हुई है उसी का 10 गुना घुलेगी। अब 10 गुना घुलेगी तो उसे क्या कर देते हैं, उसी पे बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप खोलते हो 1 ATM प्रेशर पे, तो फिर भाई जो 9 गुना एक्स्ट्रा घुली हुई है वो क्या होगी, उसमें से बाहर निकल जाएगी। तो वही वाली बात है। और जो भी आपको ना टेस्ट वगैरह बच्चों मिलता है ना, इसका पीते टाइम जो भी टेस्ट आता है, चीजें आता है, कभी आप ऑब्जर्व करना, आधे घंटे 1 घंटे खोल के रख दो, उसमें से सारी CO2 निकल जाती है, फिर टेस्ट आना बंद हो जाता है, क्योंकि वो फीकी पड़ जाती है, उसमें से CO2 सारी निकल जाती है। तो एक यूज तो ये हो गया कि जितनी भी आपकी कार्बोनेटेड क्या है, ड्रिंक्स हैं, वो सब क्या होती हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर में बंद की जाती हैं, दबाव में बंद की जाती हैं, इसलिए उसमें ज्यादा गैस, ज्यादा CO2 घुलती है। ठीक है, एक यूज ये हो गया बच्चों। अच्छा, इसके अलावा ध्यान देना, एक यूज है आपका अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, इसे बोलते हैं एनॉक्सिया। एक तरह की सिचुएशन, एक तरह की बीमारी कह सकते हो, इसे बोलते हैं क्या, एनॉक्सिया, जहां सोचने समझने की क्षमता आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये होता कैसे है बच्चों, ये जब कोई क्या होता है ऊंचाई पे चलता है, कह रहा है ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होने से रक्त में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घटती है। समाधान क्या है, ऑक्सीजन मास्क या शरीर को ढालने की प्रक्रिया।
यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, जब आप पहाड़ों वगैरह में जाओगे, जब समुद्र तल से आपकी ऊंचाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो आपको पता है जैसे जैसे ऊपर जाते हो वैसे वैसे क्या होता है, दबाव कम होने लगता है, और ऊपर की हवाओं में आपका ऑक्सीजन क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। नीचे धरती पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पे चढ़ते जाओगे वैसे वैसे ऑक्सीजन कम होने लगता है। और जब ऑक्सीजन कम होने लगेगा एयर में, यानी उसका परसेंटेज कम होने लगेगा, यानी जो 21% आप देख रहे हो वो नहीं रहेगा। फिर जब वो कम हो जाएगा बच्चों, तो जब जब आप सांस लोगे तो आपको कम ही ऑक्सीजन मिलेगी, कम ही मिलेगी, तो फिर आपका दिमाग सही से काम नहीं करता, यानी सोचने समझने की क्षमता आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी को हम एनॉक्सिया बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहां पे बात करते हैं जलीय जीवन की। तो कह रहा पानी का तापमान बढ़ने से ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम होती है, जिससे जलीय पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले बताया था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस की घुलनशीलता क्या होती है, कम होती है, यानी बहुत कम घुलेगी। तो जितने भी जलीय जीव हैं, या पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब कहने का वहां पे चाहे जो पौधे हैं, चाहे वो जल के अंदर कोई मछलियां हो, मेढक हो, या किसी तरह के जलीय जंतु हो, सब क्या करते हैं, उसी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। उसी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। अगर सपोज करो वो क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो क्या होंगे, जैसे सपोज करो हम धुएं हुए में या कहीं बहुत बंद कमरे में पड़ जाते हैं तो हम हांफने लगते हैं, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, हम सांस नहीं ले पाते। वही हाल उनके साथ होता है। अगर पानी में ऑक्सीजन क्या हो जाए, कम हो जाए, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाए और गर्म हो जाए, और उसमें क्या हो, ऑक्सीजन बहुत कम हो, सारी निकल जाए गर्म होने पे, तो हांफने जैसी हालत, यानी वैसे ही तड़पड़ाहट उनमें भी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है बच्चों कि टेम्परेचर जितना कम होता है, वैसे देखते हो कि जितने भी जलीय जंतु होते हैं ना, वो सब नीचे रहते हैं, पानी के बहुत अंदर रहना पसंद करते हैं, इसीलिए क्योंकि नीचे प्रेशर क्या होता है, ज्यादा रहता है। प्रेशर ज्यादा होने से वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा घुली हुई होती है, तो उनको सांस लेने में आसानी रहती है। ठीक है, अब ये तो बातें हो गई बच्चों। ठीक है, ऐसे ही चिकित्सा में ऑक्सीजन थेरेपी, आप लोग जानते हो, लोगों को कहते हैं ना कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर देना है, ऑक्सीजन सिलेंडर देना है, तो वो जनरली क्या होता है, ऑलमोस्ट आपका प्योर ऑक्सीजन होता है। यानी ज्यादा प्योर ऑक्सीजन दोगे तो ज्यादा अमाउंट में आपका क्या होगा, आपके बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी, मतलब ऑक्सीजन की क्वांटिटी रक्त में आप क्या करते हो, बढ़ाते हो, ये ऑक्सीजन थेरेपी है। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल आप लोगों को मैंने हेनरी के सारे नियम के अनुप्रयोग समझा दिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। बच्चों एक काम करना आप लोग, ठीक है, अपनी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज से 1 से लेके 9 तक, कितना, 1 से लेके 9 तक के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा अगली क्लास में मुझे बताओगे। अभी आप लोगों को मैं एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है कम से कम वो तो कराऊंगा ही, इसके बाद में बच्चों आप लोगों को पीडीएफ शेयर करूंगा वर्कशीट की। ठीक है, आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगा कि जितने भी आपके बोर्ड में पिछले 3-4 सालों में जितने आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं ना, उन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलेगा आपको, सब करना है आपको, लेकिन पहले आपको अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो 1 से लेके 9 तक के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारा आप लोग अगली वाली क्लास में जब आओगे तो करके आओगे अच्छे से। ठीक है, और जिसका कुछ छूटा उटा हो या पीछे की चीजें थोड़ी ना क्लियर हो रही हो, जैसे मूल कंसेप्ट वगैरह हो गया बच्चों, वीडियो आराम से अच्छे से देख डालो।